नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीएससी की जो नई वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नोटिफिकेशन उसका आ चुका है और फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है, कब से फॉर्म भरने जाएंगे। और आपको पता है क्या, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो भर्ती है वो कब एग्ज़ाम होंगे, कब क्या प्रक्रिया होंगी, ये हमको इससे पता मतलब नहीं है, क्योंकि सब जल्दी हो जाता है। अब राजस्थान में जो है सब कुछ काफ़ी जल्दी होने लग गया है। हमको सिर्फ मतलब है तो इस चीज़ से कि हमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और उसके बाद इंटरव्यू, इस प्रोसेस के लिए हम प्रिपेयर हैं या नहीं है। एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो चाहे 12 महीने बाद हो, इससे हमको प्रिपेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आज जो है मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि हमें आगे क्या करेंगे, मतलब क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार इसके लिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जो कि अगर नेट क्वालिफाई नहीं है, फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं, आप पेयरिंग में डाल दो या फिर, लेकिन ये है कि इंटरव्यू होने से पहले, इंटरव्यू के पहले दिन तक आपके पास जो है वो फॉर्म नेट का क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। नेट क्वालिफाई है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप भर सकते हैं, पर इंटरव्यू होने के पहले दिन तक आपको पहले फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद पेपर 1 होगा अपना, फिर पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 जिसे जीके बोलते हैं वो सबसे पहले होता है हमारा, ठीक है। पेपर 3 जिसे जीके का एग्जाम है वो सबसे पहले होता है। फिर पेपर 1, पेपर 2 हिंदी का, ठीक है, या फिर जो भी आपकी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कंसर्न उस वाइज। अब हम बात करते हैं पहला प्रश्न पत्र की, ठीक है। पहला प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी का H1, फिर दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी का H2 और तीसरा प्रश्न पत्र हो जाएगा हमारा जीके का। इसमें जीके का दिया होगा मैंने सिलेबस, ठीक है, हाँ दिया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मुझसे भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और मुझे इससे फ़ायदा हुआ था। और आप यकीन कीजिए कि मैंने भी इससे पहले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके थे उनसे सलाह मशवरा किया था कि आप कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और यकीन कीजिए कि सबने मुझे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक प्लस डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक का हवाला दिया। सबने बोला कि ये दोनों पुस्तकें बेस्ट है, और आज मैं भी वास्तव में आपके सामने यही बोल रहा हूँ कि आप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली पुस्तक यानी कि इतिहास ग्रंथ और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ जो है आप पढ़ सकते हैं। आप वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। हमको सच में एक असिस्टेंट प्रोफेसर कितना ज्ञाता है कितना नहीं है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर उसने 3 पेपर फाइट किए हैं, एक नेट का पेपर भी फाइट किया है, 4 एक इंटरव्यू दिया है, तो नो डाउट कि उसमें ज्ञान तो है, उसको आता है, मतलब श्योर है, ठीक है। पर जो ये एग्जाम होता है ना, ये होता है स्मार्ट स्टडी का, कि किसने कितनी स्मार्ट स्टडी की है और पेपर के ऑप्शन को समझ पाया है और वो कर पाया है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरी रामचंद्र शुक्ल जो है मैंने भी पढ़ा रखी है, आपने देखा होगा पूरी 52 क्लासेज में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको कबीर, और मैंने भी मान लो पहले पूरा पूरा पढ़ लिया, शुक्ल जी को मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैं दोबारा कबीर को पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ कबीर को उतना सा पढ़ूंगा जितना मेरे एग्जाम के काम का है। पहली बार में तो मैंने जितने भी कवि थे छोटे मोटे, बाबा लाल, पोहूकर की रस रतन, सबको पढ़ लिया, चलो मान लिया। पर मैं दूसरी बार में केवल उन महत्वपूर्ण कवियों को, उन महत्वपूर्ण कालखंडों को पढ़ूंगा जो मेरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है ना, जो इसका सिलेबस है, ये पत्थर की लकीर है, इसको फॉलो जरूर करते हैं ये लोग। इसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं पहले सिलेबस की, ठीक है। बाकी जो है कि एक मोटी मोटी बात और बोल दो कि सब कुछ हम अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे, जो भी या जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी आप कोटा एजुकेशन हब में। पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था और काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी सारों का इंटरव्यू कॉल हुआ था। और ये मतलब मेरा चयन तो सिर्फ इसी की देन है कि मैंने लोगों को पढ़ाया, अपना जो भी था वो सब दूसरों के साथ शेयर किया। तो आगे इस साल भी ऐसा ही करेंगे पक्का, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि ये सारी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। बात करते हैं पहली यूनिट की, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा तथा व्याकरण। तो अब देखो इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना, ये एक एक शब्द जो है पत्थर की लकीर है, और इससे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा,
जैसे बात करते हैं सबसे नीचे से, शब्द के व्याकरणिक प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव। अब आपको सबसे पहले तो, क्योंकि ये पहली यूनिट मुझे सबसे टफ लगती थी, क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण है, और हम क्या है, साहित्य के विद्यार्थी, हम रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने कभी की भी नहीं, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता था। बीटेक किया हुआ था, बीएड कभी की नहीं थी, तो मुझे इसलिए टफ लगती थी। अब इसके प्रश्न भी अच्छे खासे आते हैं। और सबसे पहले बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा इसके क्वेश्चन टफ कैसे आते हैं या कैसे आते हैं, टफ है या इजी है, वो पता चलेगा आपको पीवाईपी से। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे के सारे अच्छे से देख लेने हैं, जितने भी हैं सारे के सारे मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है सबका, क्योंकि 2024 में संस्कृत विभाग के पेपर दोनों, 2023 में कॉलेज शिक्षा विभाग के जिसमें भी हमारा चयन हुआ, 2021 में पुराना वाला जिसके भी सॉल्यूशन है, और 2016 वाले के भी, इसके भी सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं। आपको पता चलेगा कि पहली यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इस यूनिट से क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है ना, क्योंकि इसको लगभग ठीक इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन इसमें आसान प्रश्न आते हैं। हालांकि आएंगे इससे भी अवधारणात्मक प्रश्न ही, ठीक है, पर यहाँ पे प्रश्न जो है वो गलती कमी होती है। जैसे पूछ लेंगे वो कि देवनागरी लिपि के बारे में कौन सा कथन गलत है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं आजकल। हिंदी की संवैधानिक स्थिति और मानक हिंदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। राजस्थानी की भाषाओं को मिलान करने के लिए दे देंगे, बोला ये राजस्थानी की कुछ बोलियां, इनको मिलान करो, कहाँ पे कौन कौन से जिले से संबंध है, ये भी आसान है। खास करके राजस्थान के बाहर के बच्चे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा ना, हार्ड वर्क नहीं, केवल स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। और इसलिए बस 24 घंटे सामने रखो, अपने निरंतर सामने रखो, कोशिश करना कि हाथ से लिखो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पाओ तो कोई ना, प्रिंट आउट निकाल के चिपका लो, एक हाथ में रखो और एक सामने चिपका लो, जहाँ पे आप पढ़ते हो एक हाथ में रखो, चिपका लो। तो ये पहली यूनिट है, आराम से इस पर काम हो जाएगा। सच बताऊं, ये इतना बड़ा जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन है नहीं इतनी बड़ी ये यूनिट। खुद से करो कि यार उपसर्ग का ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आ सकता है और मैं गलत कर सकता हूँ या गलत कर सकती हूँ। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग इसमें नहीं है। जैसे सबके सब में हमको उपसर्ग तो दिखेगा कि यार ये देखो सभी शब्द जो है नी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन नी उपसर्ग किसमें नहीं है, ये आपको भी पता है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि ये पूछा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछेंगे तो किस में पूछेंगे? सेम प्रत्यय में है, सेम संधि में है। क्या आपको पता नहीं है वाकई में कि संधि का ये प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस में दीर्घ संधि नहीं है या किस में अयादी संधि नहीं है? क्या आपको पता नहीं है क्या? पता है ना आपको, फिर क्यों? इसलिए आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है जल्दी जल्दी, ताकि रिवीजन करा सके और भी, है ना। तो पहला हिंदी भाषा तथा व्याकरण, ठीक है। मैं इस यूनिट को करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता दिया है मैंने आपको कि किस प्रकार से इस यूनिट को हैंडल करना है आपको। फिर हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की। इसको तो मैं श्योर करवाऊंगा, मेरी पसंदीदा यूनिट है ये। मैं कॉलेज में भी अगर कोशिश करूंगा कि मुझे यही यूनिट पढ़ाने का मौका मिले, लेकिन देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। तो भारतीय काव्यशास्त्र मेरी और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, दोनों काव्यशास्त्र मेरे प्रिय हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ाना भी। और यकीन कीजिए मैं आपको ये पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, आपको पूरी यूनिट पढ़ाऊंगा, दूसरी भी पूरी पढ़ाऊंगा, तीसरी भी पूरी पढ़ाऊंगा। ये भी मैं वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न दूसरी और तीसरी यूनिट से आपका गलत नहीं होगा। श्योर, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर सामने रखकर उनको पढ़ाऊंगा और इनको भी अलग से आपको बताऊंगा कि रस सिद्धांत क्या है, साधारणीकरण क्या है, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अलंकार, सारे अलंकार करवाऊंगा, सारे छंद करवाऊंगा, पाश्चात्य भी मैं आपको करवाऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खुद से रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इतना सा कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा जब तो बनाऊंगा, लेकिन आप खुद से क्या कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ो। आप पूछते बोला कौन सी पुस्तक से पढ़े, कहीं से भी आपको पढ़ो, आप पढ़ो, इग्नू के नोट से पढ़ो, किसी कोचिंग के नोट से पढ़ो, चाहे वीएमओ के नोट से पढ़ो, चाहे किसी किताब से पढ़ो, ठीक है। या फिर दश वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए जो भी किताब आती है उससे पढ़ो आप। दिक्कत ये है कि सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि यार हाँ, अलंकार शास्त्र कहना क्या चाहता है। दूसरी बात, ध्वनि सिद्धांत कहना क्या चाहता है और वक्रोक्ति सिद्धांत कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये सिद्धांत तो इनके आचार्यों ने दिए है ना। अगर मैं किताब लिखूंगा तो मैंने थोड़े ना दिख दिए, मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा। इग्नू वालों ने थोड़े ना दिया है ध्वनि सिद्धांत, वीएमओ वालों ने भी नहीं दिया। उसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब है प्लेटो का काव्य सिद्धांत, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने थोड़े ना प्लेटो का काव्य सिद्धांत दिया है, नहीं दिया ना। बस प्लेटो ने जो दिया है उसी को एक अपने तरीके से रख दिया। और यही चीज़ आपको सब जगह मिलेगी। आप 50 किताबें पढ़ेंगे, सेम शब्दावली मिलेगी, सेम शब्दावली, ठीक है। फिर भी मैंने अलग अलग जगह मुंह इसलिए मारा था, ध्वनि सिद्धांत के लिए, इसलिए वक्रोक्ति के लिए, क्योंकि मैंने पीवाईपी पढ़े थे और मुझे डर था कि कहीं कोई ऐसा कथन आ गया ना जो मैं
उसको खोल नहीं पाया, उसको मैं डिकोड नहीं कर पाया उस शब्द को, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आसान चैप्टर है ये मेरे लिए, मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि ये मेरे लिए आसान चैप्टर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मेरी से कोई गलती हो जाए, इसलिए मैंने अलग अलग जगह कि कोई ऐसी शब्दावली आ जाए। जैसे वक्रोक्ति सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक आता है कि पद परार्ध वक्रता को प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये शब्द अच्छा मिल गया, इसको याद कर लेता हूँ मैं। वक्रोक्ति सिद्धांत में आता है कि पद परार्थ वक्रता को प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। फिर एक जगह एग्जाम में आ गया, पद पूर्वार्ध वक्रता को प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये शब्दावली कहीं ना कहीं हम अलग अलग जगह जब देखते हैं ना, तो अब अलग अलग जगह पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमारे काम का चीज़ें हम जरूर पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें देखना, अगर दोबारा कहीं पढ़ो भी सही आप शुक्ल जी और नगेंद्र के अलावा कोई तीसरी पुस्तक पढ़ो, तो सिर्फ इतना सा देखना कि वो कवि या आचार्य किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे राहुल सांकृत्यायन जो है वो हिंदी काव्य धारा या सिद्ध संप्रदाय के लिए ज़्यादा फेमस है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा पीवाईपी में कि अगर आप कथन वाले प्रश्न छोड़ भी रहे हैं ना, नहीं आ रहा है, तो भी आपका काम बन जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी अलंकार छंद है मैं करवाऊंगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ पाश्चात्य में लागू होती है कि लॉन्जाइनस का सिद्धांत हो, अनुकरण का सिद्धांत हो, चाहे प्लेटो का सिद्धांत हो, पहले पीवाईपी सामने रखो कि पीवाईपी में कैसा प्रश्न आया है और आगे कैसा आ सकता है। तो उससे आपको क्या होगा, जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि प्लेटो ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, लॉन्जाइनस ने क्या कहा है, क्रोचे ने क्या कहा है, पर आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि क्या नहीं कहा है, क्योंकि प्रश्न तो क्या नहीं कहा है ये आएगा ना, आपको पता है। इसलिए आप पीवाईपी तो अगर 100 बार, 200 बार, 500 बार भी कर लेते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पीवाईपी वास्तव में आपका वास्तव पेपर है, ऐसी टेस्ट सीरीज और ऐसा पेपर कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। चौथी यूनिट की बात करते हैं। आदिकाल और मध्यकाल से संबंधित कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। भ्रमर गीत, मीरा पदावली, कबीर ग्रंथावली, पृथ्वीराज रासो, चारों पढ़ाए हुए हैं मैंने, सच में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैंने पढ़ा है या खुद के लिए पढ़ा है, एक ही बात है। सच में ये मैंने अपने खुद के लिए पढ़ा था ये, क्योंकि मैं क्या करता था, सबको लेके पढ़ाता था। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे ये सारे वीडियो। और यकीन कीजिए, भ्रमर गीत सार से कोई भी क्वेश्चन, मीरा पदावली से, कबीर ग्रंथावली से, और इधर से अभी तो एक और बचा है ना, किधर गया वो अपना, अच्छा ये यहाँ रहा, नागमती का, हाँ ये रहा। इससे कोई भी क्वेश्चन, कवितावली से कोई भी क्वेश्चन, बिहारी रत्नाकर से, घनानंद कविता से कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो बता देना मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा है मूल पुस्तक से। जैसे ये है ना, वाणी वितान प्रकाशन से, इसी से पढ़ा था। गंगा पुस्तकालय, बिहारी रत्नाकर, उसी से पढ़ा था। और विश्वास, कलि वर्णन, राम नाम की महिमा, कवितावली को इसी पुस्तक से पढ़ा था। और इसके प्रकाशक है नागरी पचाणी, जायसी ग्रंथावली, इसको यहाँ से पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और आरपीएससी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है और जो पुस्तकें दी हुई है, उसमें जो भी लिखा हुआ है ना, बस वहीं से प्रश्न पुटअप करती है, उससे बाहर से बिल्कुल नहीं पूछती है। ये बहुत खासियत है। मतलब आरपीएससी को नब्ज को समझो आप, और आरपीएससी को नब्ज को केवल और केवल उसके पीवाईपी से समझ सकते हो आप, ठीक है ना। पीवाईपी मतलब प्रीवियस पेपर से, चाहे वो जीके का हो चाहे हिंदी का हो, कि हाँ आरपीएससी सिलेबस के साथ देती है और पेपर के साथ देती है, और बहुत अच्छा पेपर देती है, वाकई में बहुत अच्छा। 5वीं यूनिट में भी सेम है यार, काम आए नहीं, चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ना है अपन को, काम। और सबसे पहली बात, ये जो इनकी भूमिका वगैरह है, तो कॉमन सेंस है ना, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, है ना। राम की शक्ति पूजा में भी सेम, अंधेरे में कविता में। अब प्रश्न क्या आया था कि पूछती है मुझसे वो धक धक, अब किसकी धक धक, कविता में दिया हुआ है साफ सा, हृदय की धक धक। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यार पूछ ले कि हृदय की धक धक, जहाँ पे मतलब उसको आप रिवीजन करोगे ना तब, ठीक है ना। और इधर से आपने नोटिस किया होगा कि पागल का गीत पूछ सकता है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन। एक प्रश्न आया था हमारे टाइम पे कि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में, कि अंधेरे में कविता में जो वो हुजूम निकलता है ना, जिसमें सारे ही नेता वगैरह होते हैं, उसमें कौन नहीं था। अब कौन नहीं था वाला प्रश्न ही ज़्यादा आता है आज के टाइम पे, ये तो है ही नहीं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोदान और महाभोज के प्रश्न सामान्य बातें आती ही हैं। आधे अधूरे से भी कथन 200% आना तय है। बड़ी रचनाओं में देखो ना, एक तो गोदान बड़ी है, महाभोज बड़ी है, आधे अधूरे छोटा सा नाटक, कितना टाइम। और निबंध देखो यार, 3 ही निबंध लगे हुए हैं, और तीनों निबंध से अगर कोई भी गलत क्वेश्चन, गलत हो जाए ना प्रश्न, तो वास्तव में आपकी गलती और किसी की गलती नहीं है ना। सच में कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप वास्तव में मज़ा लेके ही पढ़ोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। और मेरी बात
मानो आप खुद से पढ़ो, सच बता रहा हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध खुद से पढ़ो, एक एक पॉइंट नोट करो, उसमें खुद आपको फील आएगा अंदर से कि हाँ यार इसमें कथन दिया हुआ है, ये कथन पक्का पूछेगा ये कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं वाली बात हजारी प्रसाद द्विवेदी से पुत्र ने की थी या पुत्री ने की थी, ठीक है ना। कथन कालिदास का था या फिर कबीरदास का था, ऐसे प्रश्न बुद्ध का था कथन या कालिदास का था, ऐसे प्रश्न आपके खुद के दिमाग में बढ़ेंगे कि जब आप पढ़ोगे। राघव कर्णो रसो, राम के जीवन में जो है वो दशा आई थी ना, वो कब आई थी, जो क्या बोलते हैं उसको यार, वो अजनबीपन वाली, ठीक है ना। तो वो प्रश्न नॉर्मल है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। त्रासदी के बारे में, भय के बारे में, श्रद्धा और भक्ति में 100% पूछा जाता है कि श्रद्धा के कितने पक्ष है, भक्ति के कितने पक्ष हैं, सॉरी प्रेम के कितने पक्ष हैं, ठीक है। इधर से जागरण किसे कहते हैं, विस्तार किसे कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति से सामान्य प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, जहाँ पे भी ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है प्रश्न। माफ़ी चाहता हूँ। कहानियाँ, बहुत मस्त कहानियाँ है भाई, सारी की सारी कहानियाँ इतनी बढ़िया कहानियाँ हैं, हमने इतनी इतनी बार पढ़ी थी, इतना मज़ा आता था इनको पढ़ने में कि बस। वो कहते हैं ना, वो आगे की पंक्तियाँ कि मैं तो स्वयं डूब गया था शून्य में, है ना मेरा, मतलब वो जो पंक्ति कबीर की भी है, असाध्य वीणा में तो प्रियंवद कहता ही है कि मैं तो डूब गया था, मेरा आश्रय कुछ भी नहीं है, ये तो अपने आप बच गई, मैं तो सिर्फ स्वयं को साध रहा था। और पंक्तियाँ वो भी आती है ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तोय, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोय। कुल मिला के बात हम तो इतना खो गए थे। उसने कहा था कहानी में, पढ़ने में, कफन में पुरस्कार, रोज गदल, प्राय प्यास का सफ़र, इतनी बेहतरीन कहानी है। सलाम, आपकी छोटी लड़की। सच बताऊं, गदल तो मैंने भी कसम से इतनी बार पढ़ी है कि मैं इन सब में से एक तुलना करके नहीं बता सकता कि मेरी प्रिय कहानी कौन सी। एक समय तक मेरी प्रिय कहानी उसने कहा थी, फिर एक समय बाद मुझे लगता है मेरी प्रिय कहानी रोज हो गई। और अभी आजकल जब अंतर से अंतर विचार करता हूँ, मतलब दोबारा थोड़े दिन पहले गदल पढ़ी थी, तो मुझे लगता है कि गदल मेरी प्रिय कहानी है। सच बताऊं, मुझे गदल भी इतनी बढ़िया लगती है, बहुत ज़्यादा। अब क्या पॉइंट इसमें से आएंगे ये आपको खुद को लिखने हैं, ठीक है ना। कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, छोटे छोटे प्रश्न हैं, या पूछे जाते हैं आरपीएससी में जनरली। और अवधारणात्मक आएगा तो इसके पूछ लेंगे कि इस कहानी में क्या चल रहा है। जैसे रोज कहानी से आया था ना कि रोज कहानी का वातावरण हर्ष और उल्लास का वातावरण था, कैसा वातावरण इसमें नहीं है, ठीक है ना। अंतिम रचना बचती है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़। इतना बेहतरीन यात्रा वृत्तांत कि आप खुद ब खुद मतलब यात्रा वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते खुद यात्रा में डूब जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये यात्रा काश खत्म ही ना हो, इतनी बेहतरीन यात्रा है। और इसमें 22 चैप्टर है टोटल के, 22 के 22 आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गए। आप इसका डेली एक एक चैप्टर पढ़ोगे पहले तो, ठीक है ना। पूरी नहीं पढ़ पा रहे, एक एक चैप्टर पढ़ो डेली, खत्म बात। पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ भी हमारे पास है। इन सब जो भी ऊपर मैंने सब बताया सबकी पीडीएफ है मेरे पास। काफ़ी चीज़ें मैंने पीडीएफ से भी की है, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन भी की है। जैसे भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पहले मैंने अपने नोट्स बना लिए उसके अपने हिसाब से कि यार ये ध्वनि सिद्धांत कहना क्या चाहता है, वक्रोक्ति से कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद फिर मैंने इनको खुद से सेल्फ समझा और बहुत मज़ा आया मुझे। एक टाइम था जब यूजीसी नेट के एग्जाम में मैं पद परार्ध, पद पूर्वार्ध, वाक्य वक्रता, इन शब्दों को जब देखता था तो डर लगता था मुझे कि यार ये शब्दावली कहाँ से आई है, ये ऐसी शब्दावली पढ़नी पड़ेगी क्या मुझे भी। एक टाइम पे जब मैंने क्रोचे का भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, मतलब भौतिक क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, इसमें भौतिक शब्द आता है ना, कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत को हम मानस पटल पर ही पूर्ण कर पाते हैं, या क्रोचे ने अभिव्यंजना सिद्धांत को मानस पटल पर ही पूर्ण किया है, भौतिक जगत से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक समय में ऐसे प्रश्नों को देखकर मैं चौंक जाता था, डर लगता था कि यार इनमें चारों में से चौथा वाला प्रश्न गलत है, चौथा वाला ऑप्शन गलत है, पर क्यों गलत है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। एक समय था वो, खैर जब भी है। तो 2023 की बात है ये, 2023 में शुरुआत की बात है ये। मेरे पास चैट पड़ी हुई है, एक सर है जिनसे मैं पूछा करता था, फिर ये सारे जो भी मेरे डाउट्स होते थे तो उन्होंने मुझे क्लियर किया। तो ये पहला प्रश्न पत्र हमने पढ़ा। दूसरा तो क्या है, वही दूसरे में तो वही कि कैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा शुरुआत हुई, वही गार सद तासी, ये करवा रखा है मैंने, पूरा आदिकाल करवा रखा। अब यकीन कीजिए ये पूरा आदिकाल वहाँ से पढ़ जाएंगे ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। उस आदिकाल वाले यूनिट में ही आपको ये भी मिल जाएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। 2-3 क्लास तो मैंने इसी में पूरी की हुई है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा। और इम्पोर्टेंट कथन भी मैंने वहाँ दिए हुए हैं, शुक्ल जी के भी और अन्य कवियों के भी, अन्य इतिहासकारों के जहाँ आवश्यक था। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जैन साहित्य, रासो साहित्य, इन सब की प्रवृत्तियाँ वहाँ पढ़ाई हुई है।
उस समय के कौन से गद्य ग्रंथ थे, पद्य ग्रंथ थे, सबको पढ़ाया हुआ है। सरहपा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाय, नरपति नाहल, अमीर खुसरो, विद्यापति को भी विस्तार से पढ़ाया हुआ है। चंद्रबरदाय के पृथ्वीराज रासो से और नरपति नाहल के बीसल देव रासो से प्रश्न नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होता है। 200% आता है। इसलिए आप अगर इनको अलग से भी देखेंगे ना, खुद से भी पढ़ेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। और कोई नया प्रश्न अगर इनसे मिलता है आपको, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। पूरा आदिकाल पढ़ाया हुआ है अपन ने, पूरा भक्ति काल हमने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देखेंगे। अब कृष्ण भक्ति साहित्य में हमको जब सूरदास, नंददास और मीराई दी हुई है, तो हम क्यों परमानंद दास को पढ़ेंगे, क्यों कृष्णदास को पढ़ेंगे? और वास्तव में पढ़ना नहीं है आपको, मैं ये लिख कर दे रहा हूँ आपको कि आपसे वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये 200% श्योर है। आप वास्तव में मत पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात ऐसा है बिल्कुल। अगर वहाँ से प्रश्न आया कृष्णदास से परमानंद दास, वो इतना आसान आएगा, या तो मिलान करने के लिए आएगा, ठीक है, या यूँ आएगा कि कौन सा वल्लभ संप्रदाय का कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति में भी कबीर, रैदास, दादू के अलावा आपको सुंदर दास को भी नहीं पढ़ना। इसलिए पढ़ सकते हो सुंदर दास को, वो भी थोड़ा सा कि भाई वो राजस्थान गए थे और आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो। सेम सूफी कवियों में भी है, सेम राम भक्ति साहित्य कवियों में भी है। बहुत आसान सिलेबस है, आप यकीन कीजिए, बस आप कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, जब भी आपका फायदा होगा। भक्ति काल पूरा पढ़ाया हुआ है, ये भी अपन ने। रीतिकाल पूरा पढ़ाया हुआ है, यकीन कीजिए आप आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको पीवाईपी पूरे मिलवाऊंगा, और जो मेरा पढ़ाया हुआ है उससे पूरा मैच करवाऊंगा मैं आपसे। और आधुनिक काल का काव्य, ये चौथी यूनिट है, ये काव्य वाली यूनिट है ये केवल, जिसमें काव्य काव्य यानी कि कवि के बारे में, सभी कवि। ये देखो इनके अलग से नोट्स बनाए थे समकालीन कविता के। अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धर्मा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, नंद चतुर्वेदी, हरीश बादानी, सबको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिक ये इंपोर्टेंट तो वैसे ही हो गए। इनके अलावा एक भी समकालीन कवि नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इधर देखो, आप प्रगतिवादी कवियों केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, प्रयोगवाद में और नई कविता में अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुबीर साय, विजय देवनारायण शाही और जगदीश गुप्त। अब विजय देवनारायण शाही या जगदीश गुप्त आपको अच्छे लगते हो चाहे नहीं लगते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। और हरिवंश राय बच्चन आपको कितने अच्छे लगते हो, बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है ना, क्योंकि नाम ही नहीं दिया हुआ है। आरपीएससी सिलेबस के बाहर एक शब्द भी नहीं पूछती, आप यकीन करो मेरा। बाकी ये देखो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कवियों में मैत्रीशरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी काव्य रचनाएं सारी याद कर लो आप, और हो जाएगी। बस नोट्स बना के आराम से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम छायावाद में है, ठीक है। और ये नवजागरण, भारतेंदु, उनका मंडल, ये वही जब भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि है। भारतेंदु युग के पहले किस प्रकार से वो जो लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का योगदान है, ये सब चीज़ें भी हमको थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ती है, पर आसान है, वहाँ से प्रश्न आते नहीं हैं। और कैसे आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न आते हैं? पीवाईपी से, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेगा। 5वां प्रश्न है अपना, 5वीं यूनिट है, हिंदी गद्य। जाहिर सी बात है, अब बोला इसमें तो दे ही नहीं रखा कौन सा उपन्यास पढ़े, कौन सा कहानी पढ़े, कौन सा नाटक पढ़े। कुछ मत पढ़ो, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक उठाओ और मुख्य धारा के जितने भी उपन्यास है, मुख्य धारा के जितने भी नाटक है, मुख्य धारा के जितने भी कहानीकार हैं, वो पढ़ दो। मुख्य धारा के आलोचनात्मक पुस्तकें, मुख्य धारा के यात्रा वृत्तांत, मुख्य धारा के रेखा चित्र, उस पुस्तक से पढ़ो आप। उस पुस्तक से 200% बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, 200%। और पत्रकारिता से प्रश्न तो इस बार भी आया था, हर बार ही आता है, मिलान करने के लिए आता है। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर मिलान करने के लिए आते हैं। जब सिलेबस में स्पष्ट न हो कि किस यूनिट से क्या पढ़ना है, आप यकीन कीजिए पिछले बार के पेपर उठा के देख लीजिए, मिलान करने के लिए देगा या युग्म बना के देगा, वो युग्म बना के या मिलान देकर, तो वो हमारे को प्रश्न को और ज़्यादा आसान कर देता है, हमारे प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे यूनिट की, तीसरे यूनिट यानी कि तीसरे पेपर की, जो पेपर 1 भी कहते हैं हम इसको, पेपर 1 भी, ठीक है, जीके का पेपर है। इसमें मेरे 30+ नंबर आ रहे थे, अभी तो मार्क्स जारी नहीं हुए हैं इसलिए मुझे पता नहीं कितने आ रहे थे, लेकिन 30+ नंबर की आशा है इसमें। और मुझे वास्तव में बहुत इंटरेस्ट आया जब मैंने पढ़ा पेपर 3 को। आप जहाँ से ही पढ़ना चाहें, आपकी इच्छा है, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ें, चाहे आप दिशा वाली बुक से पढ़ें। मैंने पर्सनली गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के वीडियोज़ देखे थे, और मुझे सच में वहाँ फॉलो करने के बाद कहीं और पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। वहीं से मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि ये दिया हुआ है ना, देखो आप, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राचीन सभ्यता हैं और पाषाण युग के स्थल जैसे निम्बा, हेड़ा, बागोर और मंडियाँ। अब मुझे पता है कि इसे नाम दे दिया है ना, अब ये कहीं और से पूछेगा ही क्यों। तो इन तीनों के बारे में जहाँ से जो जानकारी मुझे मिलनी थी मैंने बनाई, और सर के वीडियो देखे जो उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि युगों के दौरान, है ना,
कि यानी कि जो हालांकि इसको डिलीट करेंगे ये। तो ये देखो, अब रतन सिंह नाम दे दिया, हमीर दे दिया, काहनर देव दे दिया और मालदेव दे दिया, चंद्रसेन और प्रताप दे दिया। अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, टेंशन खत्म बात। अब मुझे नहीं पता राय सिंह कौन है, औरंगजेब कौन है, मुझे नहीं पता कि बाकी शासक कौन है। मुझे इन सब का बारे में पढ़ना है। प्रताप पढ़ूंगा, अकबर ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरा। ठीक है ना। तो रतन, इनके इनको बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको। सेम चीज नीचे है, मीरा, दादू, ये आप साहित्य में पढ़ोगे इसे वैसे भी। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है ना। हो जाएगा, कोई भी यूट्यूब आप गूगल भी करोगे ना तो गूगल ही दे देगा 99% चीज़ें तो आपको। और PYP देखोगे तो आपको पता चलेगा किस स्तर का प्रश्न पहले पूछा गया है, आगे भी वैसा ही पूछा जाएगा। ये है रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी, हरिदास जी, रैदास जी, जसनाथ जी। ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे मिलान करने के लिए आते हैं। बोला कि मिलान करो साहब, किसका सब, किसका घोड़ा कौन कौन सा है, किसका जन्म कहाँ कहाँ हुआ, ये मिलान करो। लोक देवी देवता, PYP पढ़ लोगे आप केवल 5-7 साल के। जो RPSC ने जितने पेपर करवाए ना लास्ट में, 50 पेपर जितने भी करवाए, लास्ट 50 पेपर कर लो आप तो बस। उनके जीके के प्रश्न कर लो, लास्ट 50 पेपर आप पढ़ लोगे। चाहे वो किसी के भी हो, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर हो, चाहे वो अंग्रेजी का ही हो, मतलब सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पेपर हो जिसमें जीके आई हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उसको आप कर लो। लास्ट 50 पेपर में आपका काम हो जाएगा, लोक देवी देवता से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सेम किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल और महिलाओं का योगदान। अब देखो कितना यहाँ दिया हुआ है ये। तो ये शब्द ऐसे ही नहीं लिख रखा कोई इन्होंने, एक प्रकार से ऐसे नहीं कि भरने के लिए चलो सिलेबस दे दो कुछ भी नहीं। महिलाओं का योगदान अगर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि महिलाओं का योगदान से प्रश्न 200% आएगा। ठीक है ना भाई साहब, 100 प्रश्न देने होते हैं इनको और 100 प्रश्न बना देते हैं कैसे भी करके ये। ठीक है ना। इसलिए अब जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे मान लो पोशाक और आभूषण प्रश्न आएगा, राजस्थानी भाषा उत्पत्ति और विकास प्रश्न आएगा। जो दिया हुआ है सबसे प्रश्न 200% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। इधर से प्रजामंडल प्रश्न आएगा ही आएगा। अब एकीकरण नहीं दिया हुआ है, प्रश्न 200% नहीं आएगा, श्योर है। एकीकरण शब्द लिखा ही नहीं है ना, जो लिखा है वहां से तो प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है। तो सेम इन टॉपिक की बात है, सेम यहाँ है। भूगोल में भी सेम। ठीक है। जो लिखा हुआ है, जैसे मान लो प्रमुख फसलें, उनका उत्पादन और वितरण पूछा जाएगा ना, सामान्य प्रश्न है। बोला सबसे पहले तो आप ये सोचो, बोला इसमें प्रश्न कैसा आएगा, वही सेम बात PYP जाके देखो, PYP में कैसा आया। फिर आएगा, आपको पता चलेगा। बोला यार खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, रबी की फसल कौन सी नहीं है, खुद से याद कर लो। अब इसमें क्या कोचिंग और क्या मेरा यूट्यूब वीडियो और क्या कोई और सर, मतलब कितना वो है ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना। अब आप क्या करते हो, कोई कोर्स वगैरह ले लेते हो और फिर उसमें जो जैसा पढ़ा रहा है ना वैसा वो सब आप क्रम से पढ़ते जाते हो यार। तो वो नहीं पढ़ना होता हमको तो पाठ्यक्रम सामने देखना है, हमारे सामने नदियाँ और झीलें हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे। कितनी नदियाँ कितनी झीलें हैं यार, हमको क्या मतलब कितनी नदियाँ कितनी झीलें, हमको कौन सा नहाना है, हमको तो सिर्फ पेपर पास करना है। ठीक है ना। हमको ये भी देखना है कि PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में नदियाँ और झीलों के किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। यार पैटर्न चेंज होगा तो इसके लिए चेंज हो जाएगा, इसके लिए चेंज हो जाएगा, इसके लिए चेंज हो जाएगा, पूरे पेपर के लिए पैटर्न चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 200%। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न आ गए कि नदियों के भी उठपटांग, झीलों के भी उठपटांग, देवताओं के भी उठपटांग। नहीं, एक क्वेश्चन आ सकता है डिटेल से कि अरे यार झील में जाके ऐसा पूछा कि उसका तो वो किलो के भाव में पूछ लिया, लीटर के भाव में कि चलो बताओ पानी कितना लीटर है। अरे सब प्रश्न थोड़े आते हैं यार, नहीं आते यार, आप यकीन करो। मैंने भी तो मतलब कितने PYP सोल्व किए होंगे, है ना। एक दिन में तो कोई ये पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा, एक दिन में तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बीच में न जाने कितने पेपर RPSC ने करवाए होंगे, है ना। तो आप उनको देखो तो सही, आपको पता चलेगा। ठीक है। सेम पशुधन में है, सेम जैव विविधता में है, सेम पॉलिटी में है। पॉलिटी बहुत आसान है इसकी, PYP देखोगे आपको पता चलेगा कि अवधारणात्मक प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं इसमें पॉलिटी में, तो आप उसी प्रकार आपका माइंड चलने लग जाएगा और आप वैसे ही पढ़ने लग जाओगे। ठीक है ना। चाहे अब ये देखो, ये शब्दों को छोड़ना नहीं है आपको। जैसे विधानसभा दिया हुआ है, पहला तो विधानसभा को अलग से पढ़ना है। हाई कोर्ट दिया हुआ है तो हाई कोर्ट को अलग से पढ़ना है। RPSC दिया हुआ है तो RPSC को ही पढ़ना पड़ेगा आपको। निर्वाचन आयोग को पढ़ना पड़ेगा, वित्त आयोग को पढ़ना पड़ेगा, मानवाधिकार आयोग को पढ़ना पड़ेगा, महिला आयोग को पढ़ना पड़ेगा। और इनके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको। जैसे राष्ट्रीय दे ही नहीं रखा ना हमको, राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं दे रखा, राष्ट्रपति नहीं दे रखा, प्रधानमंत्री नहीं दे रखा, तो इनको नहीं पढ़ना, हमको नहीं आएगा प्रश्न, श्योर है। ठीक है ना। मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त,
अब इनके बारे में आपको, आप यकीन नहीं करोगे, आधा आधा पेज के भी नोट्स नहीं बनेंगे इनके। संभागीय आयुक्त के, मुख्य सचिव के, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय के, इनके महिला आयोग के, राज्य लोकायुक्त के, मानवाधिकार आयोग के, और आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे बस इतना ही, हाँ इतना ही है बस, जो है जितना है इतना ही है। ये देखो, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, इनके क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि मतलब एक होता है ना कि बस नंबर बढ़ाने के हिसाब से सूचना का अधिकार हो जाए, ठीक है ना। इसलिए प्लीज यार एक एक शब्द पे गौर करो, और कोई शब्द आपसे छूट जाए कि यार इस सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है, मुझसे छूट गया, गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा, जितना उसने पढ़ाया उतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, आराम से आपका काम चल जाएगा। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सर्वे, बहुत डरता था यार कि काश इससे पाला ना पड़े कभी भी, है ना। पर जब पढ़ा तो इतना इजी लगा मुझे ये पढ़ते टाइम कि इसमें है क्या, इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो आर्थिक समीक्षा जारी करती है सरकार, उसके अंदर कृषि के क्षेत्र में प्रचलित मूल्य में और स्थिर मूल्य में कितना अंतर आया है, या कितना मतलब डेटा है एक प्रकार से कि हमने पूरा इतना कमाया है, इस इतना कमाने में कृषि से कितना कमाया है, सेवा से कितना कमाया है, और उद्योग से कितना कमाया है, बस इतना बात। अब स्थिर मूल्य पे कितना कमाया है, प्रचलित पे कितना कमाया है, स्थिर पे कितना, प्रचलित पे कितना, स्थिर पे कितना, प्रचलित पे कितना, ये हो गया बस। साथ में इससे ये भी पूछा जाता है कि कृषि के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से हम कमाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। और आसान है चीज़ें, जब आप पढ़ोगे, कोई सी भी बुक आती है इसकी भी काफ़ी सारी, वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर मैं तो वही गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का वीडियो मैंने देखा था इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान चीज़ें, ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर में कभी ऐसा नहीं पूछती आरपीएससी कि चलो ये बताओ उस देश की राजधानी बताओ जहाँ हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है, नहीं। वो पूछती है हमेशा 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 जो कि आपके जीके से भी रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड, चाहे वो भले राजमार्गों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको रेल मार्गों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको कोई राजनेता से रिलेटेड हो, ठीक है ना, चाहे वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड हो, क्योंकि सौर ऊर्जा आपको ज्योग्राफी में दिया हुआ है, और ज्योग्राफी में पूछ लेगी वो आपको कि हाल ही में सौर ऊर्जा का संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है, तो करंट अफेयर का भी काम हो गया और ज्योग्राफी का भी काम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। कोई भी टॉपिक अगर रह गया हो जो आपको लगता है उसमें विस्तार से बात करनी चाहिए थी, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दो, मैं पक्का विस्तार से बात करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है ना, @KEH हिंदी, ठीक है। और मेरा नाम है कविराज, मेरी आईडी भी आपको मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का वहाँ मिल जाएगी, मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो, या फिर टेलीग्राम पर आप कमेंट कर दो, मैं आपको जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपकी सहायता कर सकता हूँ पक्का करने का पूरा ट्राई करूँगा। और पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है पूरा सिलेबस खुद पढ़ेंगे। टेलीग्राम पर ऑडियो चैट पे तो काफ़ी पढ़ा हुआ है हमने, भारतीय काव्य शास्त्र पाश्चात्य, पर अब यूट्यूब पे भी धीरे धीरे इसको डालना शुरू करेंगे। तो तैयारी अच्छे से करो यार, स्मार्ट स्टडी करो, शुक्ल जी पढ़ो चाहे नगेंद्र पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। पूरा पढ़ने से अच्छा है कि टाइम वेस्ट, पूरा पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होगा और समझ में भी कम आएगा। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र को शुरू से मत पढ़ो कि अब चलो पहले पेज से शुरू कर दिया, नहीं। इच्छा है 566 पेज पे धर्मवीर भारती को पढ़ने की, वहीं से पढ़ लो, क्योंकि धर्मवीर भारती सिलेबस में है। और मैंने कहा ना, पीवाईपी सामने रखो, पीवाईपी प्रीवियस पेपर और सिलेबस सामने रखो, तुरंत देख लो पिछली बार कैसा प्रश्न आया था, तुरंत देख लो पिछली बार की प्रकृति क्या थी। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आगे वाली परीक्षा में तैयारी करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, धन्यवाद।